वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। प्रथम प्रश्न पत्र शिफ्ट फर्स्ट, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। परीक्षा की तिथि देखिए 30 सितंबर 2020। यह विभिन्न डेटों में विभिन्न तिथियों में अलग अलग दिन आयोजित 2020 के परीक्षा प्रश्न पत्र हैं जो प्रीवियस ईयर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछे गए थे। आइए सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए। यह तालिका है तथा वर्ष 2018 एवं 19 के दौरान एक कंपनी में 5 विभिन्न विभागों, यह है विभाग, 5 विभिन्न विभागों एसई में कर्मचारियों के विवरण की प्रतिशतता दर्शाती है। वर्ष 2018 तथा 19 के दौरान कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 18,000 तथा 20,000 है। वर्ष 2018 में 18,000 है और 2019 में 20,000 है कर्मचारियों की कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं। यह है विभाग, यह है कर्मचारियों का परसेंट, यह है 2018 और 2019। क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ष 2018 में विभाग ए में कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 24,000 था तो 2018 में विभाग ए का अनुमानित वेतन व्यय कितना था? 1.2 करोड़, 4.7 करोड़, 1.4 करोड़ और 9.5 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 9.5 करोड़। आइए आंसर को समझते हैं कैसे है 9.5 करोड़। वर्ष 2018 में विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल कर्मचारी कितने थे? 18,000। और 2000 विभाग ए में कितने थे? तो आप देख सकते हैं विभाग ए में 22 हैं। तो इसको बटा 100 कर लेंगे क्योंकि यह परसेंटेज में है। 22% है तो इसका परसेंट हटाने के लिए हम लोग बाई 100 कर लेंगे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3,960। एक कर्मचारी की औसत मासिक वेतन 24,000 है तो कितने का निकालना है मुझे? इतने का निकालना है। 3,960 का निकालना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल पता चल जाएगी। अनुमानित वेतन 9.5 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 के संदर्भ में वर्ष 2019 में विभाग सी, अब की बार विभाग सी में कर्मचारियों की संख्या में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 2%, 2.34%, 23.45%, 8.34%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी ही राइट क्यों? आइए देखते हैं। वर्ष 2018 में सी विभाग में कर्मचारियों की संख्या, आपको पता है कि 2018 में टोटल कितने थे? तो 2018 में कर्मचारियों की कुल संख्या जो थी 18,000 थी तो इसलिए हम लोग 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 से। यह 18 जो है कि आप यहाँ देख सकते हैं सी 2018 में कितनी प्रतिशत थी? 18% कर्मचारियों की प्रतिशतता थी। तो 18/100, यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3,240। यह तो 2018 का निकालें हम लोग। अब 2019 का निकालिए कि 2019 में कर्मचारियों की टोटल संख्या कितनी थी? तो यह थी 20,000 यानी 20,000। अब इसको इसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले डिवाइड करके
जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से इधर जीरो कैंसिल। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 4000। यह आने वाला है आपका 4000। तो हमें निकालना है वृद्धि। क्या निकालना है? वृद्धि। तो 4000 में से 3240 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 760। अतः अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए इसमें इसको बटे करके गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा 23.45%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 के संदर्भ में 2019 में कौन से विभाग के कर्मचारियों में सर्वाधिक परिवर्तन निरपेक्ष संख्या द्वारा प्रदर्शित था? विभाग ए, विभाग बी, विभाग डी, विभाग ई। तो आप पहले सभी विभागों का परिवर्तन देख लीजिए, वो भी 2018 के संदर्भ में 2019 का देखना है। तो आप यहाँ पर देखिए पहले, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, विभाग डी। तो विभाग यहाँ 2018 है, यहाँ 2019 है, यहाँ पर परिवर्तन है। विभाग ए का 18,000 यह तो कुल जनसंख्या थी, और विभाग ए में 22 थे, इसको डिवाइड किया 3960 आया। और 2019 में 4800 यानी 4800। इसका परिवर्तन कितने का था? 840 का था। इसी तरह बी का निकालिए, बी का निकालने पर आता है 4140, और 2019 यानी 2019 में 5200 यानी 5200। इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग तो 1060। बाकी दो ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। इसी तरह सी का भी निकाल लेंगे और डी का भी, इसके बाद ई का भी, सभी का निकाल लेंगे। अब हम लोग परिवर्तन देखेंगे किसमें सर्वाधिक है। यहाँ पर परिवर्तन आप देख सकते हैं, ए का 840, बी का 1060, सी का 760। नेक्स्ट देखिए, डी का 1220, ई का 560। तो ऊपर से नीचे सभी का देखने पर हमें यह पता चला कि डी का सर्वाधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विभाग डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2018 के अंत में यदि 300 कर्मचारियों ने विभाग बी छोड़ा है तो वर्ष 2019 में कितने नए कर्मचारी विभाग बी में सम्मिलित हुए? ऑप्शन नंबर ए 480, बी 960, सी 1360 और डी 1140। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वर्ष 2018 में विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या 18,000 गुणे 23/100। अब 23 कहाँ से आया तो आप यहाँ देख सकते हैं, बी में कितना है? 2018 में 23 है और 2019 में 26 है, तो हमें 2018 का चाहिए। 23/100 जैसे सभी को निकाल रहे थे वैसे इसको भी निकालेंगे, आ जाएगा 4140। लेकिन 300 कर्मचारियों ने विभाग छोड़ दिया, 300 कर्मचारियों ने विभाग छोड़ दिया, तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, हो गया 3840। अब 2019 का सेम इसी तरह निकालिए, यह आएगा 5200, 5200। अतः वर्ष 2019 में नए कर्मचारियों की संख्या जो सम्मिलित हुए हैं, इसमें से इसको निकाल दीजिए तो 1360 नए कर्मचारी 2019 में सम्मिलित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाग ई के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है? वर्ष 2019 में विभाग डी की तुलना में 2018 में विभाग ई के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है? 9 संबंधे 25, 9 संबंधे 15, 8 संबंधे 15, 8 संबंधे 25।
वर्ष 2018 में विभाग ई में कर्मचारियों की संख्या, सेम प्रोसेस, निकालिए 1440। और 2019 में विभाग डी में कर्मचारियों की संख्या 4000। अब अभिष्ट रेटियो निकालिए, तो यह आएगा 0 से 0 कैंसिल, आएगा 9 रेटियो 25, 9 रेटियो 25। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत सहायक होता है? वाटसन का एसआर सिद्धांत, स्किनर का प्रबलन सिद्धांत, वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत, जो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए सहायक है। व्याख्या देखिए, अंतरक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत सहायक है, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगमकर्ता का अधिगम प्रक्रिया में संलग्न होना चाहिए तथा शिक्षक को विद्यार्थियों की अधिगम में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया। इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा? निकष संदर्भित, मानक संदर्भित, निर्माणात्मक, संकलनात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नॉर्म रेफरेंसेड, मानक संदर्भित। मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया। यह मानक संदर्भित प्रकार का मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन में किसी भी विधि का प्रयोग किसी के प्रदर्शन की तुलना उसके समूह या कक्षा में दूसरे लोगों से करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, अभिक्रमित अनुदेशनात्मक सामग्री में अधिगम के महत्वपूर्ण अनुसिद्धांतों यथा सक्रिय अनुक्रिया एवं तात्कालिक प्रतिपुष्टि का अनुप्रयोग होता है। और कथन 2 देखिए, स्किनर का प्रबलन अनुसिद्धांत रेखीय प्रकार की अभिक्रमित अनुदेशनात्मक सामग्री निर्माण में निहित आधार है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दोनों कथन सही हैं। अभिक्रमित अनुदेशनात्मक सामग्री अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें लघु सोपान, सक्रिय भागीदारी और प्रतिक्रिया पुनर्बलन, स्वतीव्रता, स्वमूल्यांकन और तात्कालिक प्रतिपुष्टि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्किनर का पुनर्बलन सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशनात्मक सामग्री के परिणामों से प्रभावित व्यवहारों में परिवर्तन अवबोध कराता है। निम्नलिखित शैक्षणिक उद्देश्यों में से किसको वर्गीकीय स्कीम के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र डोमेन में उच्चतर स्तर का माना जाता है? उच्चतम स्तर, ज्ञान क्षेत्र में उच्चतम स्तर। संश्लेषण, चारित्रीकरण, विश्लेषण, व्यवस्थापन, परिशुद्धता। ऑप्शन देखिए, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल बी और डी, केवल डी और ई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केवल बी और डी। चारित्रीकरण, व्यवस्थापन। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु
ब्लूम वर्गीकरण का निर्माण किया, जो अधोलिखित है। इसके 3 पक्ष थे: संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। संज्ञानात्मक में 5 थे: ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और भावात्मक में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। मनोगत्यात्मक में चारित्रीकरण, व्यवस्थापन, संधारण, मूल्य आंकना, अनुक्रिया और अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशिष्टताओं में से कौन सी शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करती है? प्रस्तुत तथ्यों को स्मरण रखने की शक्ति को प्रोन्नत करने के लिए सुव्यवस्थित सोपानिक प्रस्तुति। नेक्स्ट है, अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण देना। सूचनाओं के प्रभावी भंडारण पर बल देना। तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को प्रोन्नत करने में सहायक होना। तथ्यों एवं सूचनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और डी, केवल बी और डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, केवल बी और डी। शिक्षण का अवबोध स्तर शिक्षण के स्मृति स्तर से उच्च होता है। यह अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक योग्यता को बढ़ाता है। यह शिक्षक और विद्यार्थी के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। शिक्षण के इस स्तर में चीजों को उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है तथा यह पारस्परिक व्यवहार का गुण भी विकसित करता है, जो शिष्यों में सहयोग की भावना को बढ़ाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, शोध परिकल्पना चरों के तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक तथ्यों पर आधारित संबंध निरूपित करने वाला अस्थायी संभावित कथन है। कथन 2, शोधार्थी एक नकारात्मक शून्य परिकल्पना बनाता है जिससे शोध परिकल्पना के निगमित परिणामों का प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण हो सके। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। शून्य परिकल्पना से आशय उस अंतरिम कथन से है जिसके अनुसार समग्र के लिए दिए हुए किन्हीं 2 चरों के मध्य कोई संबंध नहीं होता है अथवा शून्य संबंध होता है। शोधार्थी शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत, शून्य अथवा असिद्ध करने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शोध समस्या के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव, निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य, प्रयोगात्मक पद्धति, फोकस्ड समूह चर्चा, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, FDG आधारित पद्धति, विवरणात्मक सर्वेक्षण पद्धति या फिर कार्योत्तर पद्धति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, FGD फोकस्ड समूह चर्चा, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, FGD पर आधारित पद्धति। विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का स्वभाव, निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य। शोध समस्या के लिए केंद्रीय समूह चर्चा आधारित पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। केंद्रित समूह चर्चा गुणात्मक शोध प्रतिमान पर आधारित होती है।
इसमें प्रतिभागियों की संख्या 6 से 10 होती है। इसमें एक मध्यस्थ जो विषय विशेषज्ञ होता है प्रतिभागियों को चर्चा सुलभ कराने के साथ साथ शोध संबंधित प्रश्न पूछने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदर्श प्रतिचयन की कौन सी पद्धति में अपने घटकों को समष्टि करने वाली इकाइयों को पृथक रूप से लेने की अपेक्षा संपूर्ण रूप से लिया जाता है? समूह प्रतिदर्श प्रतिचयन पद्धति, सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रतिचयन पद्धति, व्यवस्थित प्रतिदर्श प्रतिचयन पद्धति, विमात्मक प्रतिदर्श प्रतिचयन पद्धति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, समूह प्रतिदर्श प्रतिचयन पद्धति। क्लस्टर या समूह प्रतिदर्श प्रतिचयन पद्धति में अपने घटकों को समाविष्ट करने के वाली इकाइयों को पृथक रूप से लेने की अपेक्षा संपूर्ण रूप से लिया जाता है अथवा क्लस्टर अथवा समूह प्रतिदर्श के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा समग्र को परस्पर अन्य समूहों में विभाजित करके समूह से प्रतिदर्श एकत्र किया जाता है। समूह प्रतिदर्श प्रतिचयन संभाव्यता आधारित प्रतिचयन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, गुणात्मक शोध कुछ खास विशेषताओं को साझा करने वाली विभिन्न शोध रणनीतियों का परिसूचक एक व्यापक पद है। कथन दो, गुणात्मक शोध में संग्रहित शोध आंकड़ों से है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक और दो दोनों सही हैं। कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दोनों कथन सही हैं। गुणात्मक शोध कुछ खास विशेषताओं को साझा करने वाली विभिन्न शोध रणनीतियों का परिसूचक एक व्यापक पद है। ये विशेषताएं निम्न है: आगमनात्मक तर्क उपागम का प्रयोग, नम्यता, सांख्यिकी उपकरणों का कम उपयोग, वास्तविक परिदृश्यों का प्रदत्तों का प्रत्यक्ष स्रोत होना, प्रदत्तों का चित्रों व शब्दों का स्वरूप लेना, कोमल प्रदत्तों का प्रयोग जिनमें लोगों, स्थानों और वार्तालापों का विवरण होता है, इत्यादि। नेक्स्ट देखिए, शोध अध्ययन के निम्नलिखित कौन से चरण के संबंध में शोध नीति शास्त्र के उल्लंघन के क्षेत्र को प्रासंगिक माना जाता है? ऑप्शन देखिए, परिकल्पना को सूत्रबद्ध करना तथा इसके परीक्षण के लिए निराकरणीय परिकल्पना स्थापित करना, शोध अध्ययन के क्षेत्र को परिभाषित तथा परिसीमित करना। नेक्स्ट देखिए, आंकड़ों का विश्लेषण तथा निर्वचन करना, समग्र शोध तथा प्रतिदर्श प्रतिचयन की विधि को परिभाषित करना, शोध परिणामों को परिसूचित करना तथा नीति को सूत्रबद्ध करने के आधार के रूप में इसका प्रयोग करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए और सी, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल डी और ई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केवल सी और ई। शोध आंकड़ों के विश्लेषण तथा निर्वचन और शोध परिणामों को सूचित करने तथा नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए आधार के रूप में इसका प्रयोग करने के दौरान शोध आचार नैतिकता के उल्लंघन के क्षेत्र को प्रासंगिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए मीडिया के कारण अधिगम अब निम्नलिखित में से इसका संग्रह नहीं है? उदार मत का, तकनीक आधारित प्रयासों का, तथ्यों का, ज्ञानों का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तथ्यों का। युगों पहले अधिगम तथ्य आधारित होता था किंतु धीरे धीरे यह कई बदलावों से गुजरा। अतः आधुनिक समय में आईसीटी नई अधिगम को नई तकनीकी उपलब्ध कराता है जिससे अधिगम में व्यापक दृष्टिकोण
व्याप्त हुआ है। अतः नए मीडिया के कारण जो आईसीटी का अंग है, अधिगम का संग्रह नहीं रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं में संप्रेषण के प्रबंधन में कौन से सर्वाधिक प्रमुख तत्व हैं? विरोधी विचारों को पार्श्वपथित साइड ट्रैकिंग करना, कार्य भूमिकाओं की रचना करना, यह सहकर्मियों तथा छात्रों पर नियंत्रण करना, दूसरों को सूचना देना, जब भी संभव हो दूसरों का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल सी, डी और ई, केवल बी, डी और ई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, केवल बी, डी और ई। संचार का प्रबंधन एक शैक्षिक संस्थान में संचार की सभी प्रजातियों की योजना, इसके क्रियान्वयन, निगरानी और पुनरीक्षण के बारे में है। इसमें संचार के पहलुओं के रूप में संचार रणनीति, डिजाइन तथा सूचना के प्रवाह का प्रबंध शामिल है। अतः शैक्षणिक संस्थाओं में संप्रेषण के प्रबंधन में निम्नलिखित सर्वाधिक प्रमुख तत्व हैं। कार्य की भूमिकाओं की रचना करना, दूसरों को सूचना देना, जब भी संभव हो दूसरों का मार्गदर्शन करना। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, कक्षा में अध्यापक को द्वारपाल का कार्य निष्पादित करना होता है। कथन 2, किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रत्येक अध्यापक को आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह के छात्रों के नैतिक अभिरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। क्योंकि किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रत्येक अध्यापक को केवल कक्षा में आंतरिक तरह से छात्रों के नैतिक अभिरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। शैक्षणिक संप्रेषण के संसाधनों का काल क्रमानुसार क्रम है। AIRCEC UGC देश भर की कक्षा ज्ञानवाणी। सही विकल्प का चयन कीजिए। ACBD, ABCD, BCAD, DABC। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पहले आता है AIR एयर, इसके बाद आता है CEC, फिर आता है UGC, इसके बाद आता है ज्ञानवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 संचार के प्रकार, सूची 2 उसका विवरण। संचार के प्रकार में पहले देखिए, युग्मकीय संचार, लोक संचार, युग्मकीय संचार, लोक संचार, संगठनात्मक संचार और व्यापक जन संचार। इसमें देखिए, आत्मनिर्भर संबंधों के नेटवर्क द्वारा संदेश प्रवाहित होते हैं। बड़ी संख्या में अज्ञात श्रोताओं तक पहुंचने के लिए माध्यम का प्रयोग करता है। संप्रेषण के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाता है। औपचारिक तथा संरचित स्थान के अंदर होता है। ऑप्शन देखिए ABCD। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे युग्मकीय संचार। युग्मकीय संचार क्या होते हैं? यह होते हैं संप्रेषण के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाते हैं। और लोक संचार औपचारिक तथा संरचित स्थान के अंदर होता है।
इसके बाद है संगठनात्मक संचार आत्मनिर्भर संबंधों के नेटवर्क द्वारा संदेश प्रवाहित होते हैं। और व्यापक जनसंचार संख्या में अज्ञात श्रोताओं तक पहुंचने के लिए माध्यम का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 3412। व्याख्या देखिए, युग्मकीय संचार संप्रेषण के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाता है। लोक संचार औपचारिक तथा संरचित स्थान के अंदर होता है। संगठनात्मक संचार आत्मनिर्भर संबंधों के नेटवर्क द्वारा संदेश प्रवाहित होते हैं। व्यापक जनसंचार बड़ी संख्या में अज्ञात श्रोताओं तक पहुंचने के लिए माध्यम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दी गई संख्याओं के वर्गमूल सूची 2 में दिए गए हैं। 41,209, 841, 18, 81, 53,824। यहाँ पर आप देख लीजिए, वर्गमूल दिया हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह 203 का वर्गमूल है और यह 841 29 का वर्गमूल है। 9 का वर्गमूल 81 सबको पता है। 29 का वर्गमूल 53,824 है। तो आप देख सकते हैं, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, यह कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 टाइप ऑफ नंबर, सूची 2 एग्जाम्पल। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और अभाज्य संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। जो 1, 2 से स्टार्ट होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यह देखिए, यह पूर्ण संख्याएं हैं और यह प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक आप सबको पता है, जिसमें माइनस ना हो वो पूर्णांक होते हैं, और जो किसी से ना कटे वो, जो खुद से कटे और 1 से कटे वो संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 1 4, यह गलत है। 3 1, यह भी गलत है। आइए आगे ऑप्शन चेक करते हैं। 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह है प्राकृतिक संख्याएं, यह है पूर्ण संख्याएं। सॉरी, हमने थोड़ा सा मिस्टेक बताया आपको। यह है पूर्णांक संख्याएं और यह है अभाज्य संख्याएं। थोड़ा सा मुझे देखने में गलती हो गई। यह जो अभाज्य संख्याएं हैं वह किसी से नहीं कटती, सिवाय अपने से करती है। मैंने एक्सप्लेन सही किया था, मिलाने में थोड़ी सी गलती हो गई। यह है प्राकृतिक संख्याएं और यह है पूर्ण संख्याएं, यह है पूर्णांक और यह है अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, चक्रवृद्धि ब्याज में अर्जित ब्याज का पुनः निवेश शामिल है, जिस पर भी भविष्य के वर्षों में ब्याज अर्जित होता है। कथन 2, साधारण ब्याज वह राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज तथा मूलधन की राशि के योग पर अर्जित अथवा प्राप्त होती है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं।
कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। साधारण ब्याज वह राशि है जो किसी निश्चित समयावधि में किसी निश्चित दर पर मूल राशि प्राप्त होता है, जिस पर भविष्य में कोई ब्याज नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम जोड़े समूह ज्ञात कीजिए। 66 से 70, 30 से 48, 80 से 98 और 40 से 58, 72 से 90। केवल ए, केवल सी और ई, केवल बी और डी, केवल ई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केवल ए। देखिए यहाँ पर केवल ए ही क्यों? 66 से 70 के बीच का अंतर 4 है, जबकि बाकी सभी के बीच का अंतर 18 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, सतत्मक विवरण को 100 समान भागों में विभाजित करता है। कथन दो, विस्तार शून्य तथा उच्चतम मान के मध्य का वितरण है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक और दो दोनों सही हैं। कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रसार किसी दिए गए आंकड़ों के न्यूनतम मान तथा उच्चतम का अंतर होता है, इसलिए ऑप्शन दो गलत है। कुटित भाषा में यदि एनिमल को लमीना के रूप में लिखा जाता है तो सर्कल को किस प्रकार लिखा जाएगा? यह शब्दों का आगे पीछे क्रम है। देखिए ए को सबसे लास्ट में और आई और एम यानी दोनों बीच वाले को सेम सेम उतार दिया गया है। दोनों आगे वाले को एकदम पीछे, दोनों बीच वाले वहीं उतार दिए गए हैं और आगे वाले पीछे, बीच वाले वहीं और पीछे वाले आगे कर दिए गए हैं। इसी तरह आप सर्कल को बनाएंगे तो ELRCIC आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए। DJFJ, HKLO, MOPS, TVWZ। तो आप यहाँ पर देखिए +2 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +3, मतलब एक पैटर्न चल रहा है 2 1 3 का। 2 1 3 का पैटर्न चल रहा है जिसमें कि यहाँ पर 3 1 3 आ गया है, मतलब यह दूसरा वाला गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यही गलत है। यहाँ पर 2 होना चाहिए था जो कि 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी के परिवार में डी बी से लंबा है। डी जो है वह बी से लंबा है, तो सी सबसे छोटा है और ए उनमें से केवल एक व्यक्ति से लंबा है। यह सी है, यह सबसे छोटा है और उनमें से केवल एक व्यक्ति से लंबा है। अब यहाँ पर आप देखिए, ए से लंबे व्यक्तियों की संख्या बी से छोटे व्यक्तियों की संख्या है। डी सबसे लंबा है, ए सबसे छोटा है, सी से कोई भी छोटा नहीं है, केवल एक व्यक्ति बी से छोटा है। सही विकल्प चुनिए। केवल 1 2 5, केवल 1 2 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4। तो आप इसको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ डी बी से लंबा है, ए से एक व्यक्ति लंबा है, सी से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए।
सूची एक में अरस्तु की प्रारूपिक प्रतिज्ञाप्तियां हैं, जबकि सूची दो में न्याय दर्शन के तकनीकी नाम दिए गए हैं। देखिए सूची एक, सुकरात नश्वर है क्योंकि वह एक आदमी है। वह जो भी आदमी है वह नश्वर है। उदाहरणार्थ पाइथागोरस। सुकरात एक आदमी है जो निरपवाद रूप से नश्वर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं निगमन, उपनयन, उदाहरण, हेतु, प्रक्रिया, प्रतिज्ञा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सुकरात नश्वर है, यह क्या है? प्रतिज्ञा है। क्योंकि वह एक आदमी है, यह हेतु है। जो भी आदमी है वह नश्वर का उदाहरण है, जैसे पाइथागोरस, यह क्या है? उदाहरण है। सुकरात एक आदमी है जो निरपवाद रूप से नश्वर है, यह उपनयन है। अतः सुकरात नश्वर है, यह क्या है? निगमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का हेत्वाभास निहित है? अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है। अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है। बाधित, विरुद्ध, असाधारण, अनुपंसधारी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बाधित। अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है में बाधित हेत्वाभास निहित है। यह एक विरोधाभासित हेत्वाभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का अभिप्राय अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से है। सेकेंड कथन, UPS का अभिप्राय यूनिफॉर्म पावर सोर्स से है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक और दो दोनों सही हैं। कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। तो आप यहाँ कथनों में देख सकते हैं, जो यह UPS है इसका यूनिफॉर्म पावर सोर्स नहीं होता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और UPS अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंट्रानेट से इंटरनेट अधिक बड़ा है। इंटरनेट से इंट्रानेट अधिक बड़ा है। इंटरनेट और इंट्रानेट एक समान है। इंटरनेट नेटवर्कस का नेटवर्क है। वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रानेट का एक उदाहरण है। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल बी और ई, केवल ए और डी, केवल सी और ई, केवल बी और सी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल ए और डी। आइए देखते हैं ए और डी क्या है। इंट्रानेट से इंटरनेट अधिक बड़ा है। इंट्रानेट से इंटरनेट अधिक बड़ा है। इंटरनेट नेटवर्कस का नेटवर्क है। ये दोनों एकदम सही है। सूची एक का सूची दो के साथ मिलान कीजिए। प्रोग्रामिंग भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। और इधर है वाइड एरिया नेटवर्क, MS पावर पॉइंट, विंडोज XP, S++। तो प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है C++। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज XP। इंटरनेट है वाइड एरिया नेटवर्क। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
प्रोग्रामिंग भाषा C++, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP, इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण RAM है, जिसको रैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण पेन ड्राइव है। सही कथन का चयन कीजिए। कथन एक और दो दोनों सही हैं। कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन दो गलत है किंतु कथन एक सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोनों कथन सही हैं। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम शामिल होते हैं। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक बाह्य मेमोरी होती है, जैसे पेन ड्राइव, CD, मैग्नेटिक डिस्क इत्यादि। इससे डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान से संबंधित है? परम 8000, परम 10,000, परम धावक, परम शिवाय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। परम शिवाय राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान से संबंधित है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत परम शिवाय कंप्यूटर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अंतर्गत समग्र विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही है? वर्ष 2015 तक ठहराव और HIV एड्स के फैलाव में परिवर्तन का आरंभ। वर्ष 2015 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता दूर करना। वर्ष 2015 तक राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात में कमी लाना। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एक उद्देश्य सी वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करना के अंतर्गत विश्व में सबसे उन्नति कम संतोषजनक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक अपशिष्ट सामग्री में कार्बन C को अनुपात से सही अवरोही क्रम में पहचानिए। खाद्य अपशिष्ट, पत्तियां तथा बेल बूटे, कागज, गाय के गोबर की खाद। ऑप्शन CBDA, CADB, BCDA, BDCA। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। CBDA। कार्बनिक अपशिष्ट सामग्री में कार्बन C से नाइट्रोजन N के अनुपात का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम। तो आइए देखते हैं। पहले कागज, फिर पत्तियां तथा बेल बूटे, फिर गाय की गोबर की खाद, फिर खाद्य अपशिष्ट होते हैं। ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार रात्रि में शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित ध्वनि मानक है 55 डेसिबल, 50 डेसिबल, 45 डेसिबल और 40 डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 40 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार रात्रि में शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित ध्वनि मानक है 40 डेसिबल ए स्केल पर। क्षेत्र देख लीजिए और जोन देख लीजिए। और ध्वनि की सीमा, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात्रि में 70। वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात्रि में 55। आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और रात्रि में 45। शांत जोन विद्यालय, अस्पताल, कोर्ट आदि में दिन में 50 और रात्रि में 40। यही वाला आपसे पूछा गया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, वाष्पशील कार्बनिक रसायन सामान्यतः भूतल जल की अपेक्षा
भूजल में सामान्यतः पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रदूषक तत्व हैं। नेक्स्ट कथन दो, पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए VOCS कसौटी के मापदंडों में से एक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1 सही है, 2 गलत है। कथन 2 गलत है क्योंकि पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए वाष्पशील कार्बन रसायन VOCS कसौटी का मापदंड नहीं है। पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले मापदंड हैं pH मान, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, गंदगी, क्लोराइड, क्षारीयता, कठोरता, सल्फेट, आयरन, कुल आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट इत्यादि। यह सब जल की शुद्धता का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशन नहीं है? राष्ट्रीय जल मिशन, ऊर्जा दक्षता सुधार पर राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत मिशन या फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय मिशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना NAPCC जिसे 30 जून 2008 से शुरू किया गया था के अंतर्गत एक मिशन नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया 2020 में और यह पूछा गया 2008 का क्वेश्चन। NAPCC संपोषणी कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, संपोषणी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय ने अन्य विषयों के साथ विशेष विषय वज्रयान बौद्ध मत के शिक्षण को भी उपलब्ध करवाया है? मिथिला विश्वविद्यालय, जगदला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जगदला विश्वविद्यालय। जगदला विश्वविद्यालय में अन्य विषयों के साथ विशेषज्ञ वज्रयाना बौद्ध मत के शिक्षण भी उपलब्ध कराया। इसका निर्माण बंगाल के एक पाल राजा राजा रामपाल ने करवाया। यह बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा अब प्रचलित है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषयों को के औपचारिक अनुमोदन करने वाले कौन से निकाय समितियां हैं? यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव परिषद, प्रबंधन मंडल, संबंधित विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद, अध्ययन बोर्ड, विश्वविद्यालय सभा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, संबंधित विद्यालय की शैक्षिक परिषद। जैसा अब प्रचलित है, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषयों के औपचारिक अनुमोदन करने वाली निकाय संबंधी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद है। संयोजक के रूप में प्रोफेसर एम ज्ञानम के साथ यूजीसी द्वारा नियुक्त की गई शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार समिति से होने वाली कार्य योजना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली, उच्चतर शिक्षा के व्यवसायीकरण, पाठ्यक्रम विकास, सत्र के दौरान विद्यार्थी संकाय परीक्षण घंटों की संख्या पर निर्णय करना और आधारित पाठ्यक्रम एवं दक्षता आधारित पाठ्यक्रम एवं प्रोग्राम। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ABC, केवल ACD, केवल BC और D, केवल CD और E। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल AC और D। प्रोफेसर ए ज्ञानम के संयोजन में
यूजीसी द्वारा गठित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार समिति 1993 में शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए नम्यता और स्वायत्तता प्रदान करने और डीम्ड विश्वविद्यालयों की अनियंत्रित वृद्धि पर रोक लगाने के लिए सुझाव दिए। निम्न समिति की प्रमुख सिफारिश में शामिल थे जो निम्नवत हैं: चयन पर आधारित क्रेडिट कार्ड, सीबीसीएस पाठ्यक्रम विकास, सत्र के दौरान विद्यार्थी संकाय संपर्क घंटों की संख्या निर्णय लेना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM की अवधारणा की आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किसे सहायक माना जाएगा? सिस्टम की सोच, भागीदारी प्रबंधन, कठोर प्रवेश प्रक्रियाएं, या फिर SWOT ताकत दुर्बलता अवसर तथा चुनौती विश्लेषण दक्षता विकास का आरंभ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ABC, BCD और CDE। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, A, B और D। व्यवस्था सिस्टम की सोच, भागीदारी प्रबंधन और SWOT ताकत दुर्बलता अवसर तथा चुनौती विश्लेषण को विश्वविद्यालय में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन TQM की अवधारणा को आरंभ करने के लिए सहायक माना जाएगा। यह देखिए SWOT। किसी कंपनी, विश्वविद्यालय, व्यापार व्यवसाय में आए परिवर्तन को कंपनी कर्मचारियों एवं नेतृत्वकर्ता द्वारा किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है से परिवर्तन को सकारात्मक लेने पर वह कंपनी की स्ट्रेंथ बन सकती है, नकारात्मक लेने पर वह कंपनी की वीकनेस का कार्य करेगी। इस प्रकार परिवर्तन कर्मचारियों के लिए एक नए अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, लेकिन यह कर्मचारियों द्वारा असफलता मिलती है तो यह कंपनी के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, योग शरीर के साथ मन तथा आत्मा के साथ संयोजन है। कथन 2, मूल्य आधारित शिक्षा तथा पर्यावरण आधारित शिक्षा दोनों विद्यालय महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में चलाए जा रहे योग प्रोग्रामों के अंगभूत हो सकते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दोनों कथन सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। योग का अर्थ है संयोजन या स्वयं के साथ संयोजन, शरीर मन और आत्मा के मध्य, मानवता के साथ, प्रकृति के साथ और सर्वशक्तिमान शक्ति के साथ संयोजन। मूल्य आधारित शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा दोनों विद्यालय महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में चलाए जा रहे योग कार्यक्रमों के अंगीभूत हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन लेवल कॉम्प्रहेंशन। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आइए हिंदी में पढ़ते हैं। यदि प्रारंभिक अवधि में अधिगमकर्ता के बारे में प्रबल रूप से यह सोच रही है कि वह रिक्त जीव है और बाद की अवधि में चलकर उसे एक सक्रिय जीव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, तो आगे की अवधि में इसे एक सामाजिक जीव के रूप में उपकल्पित किया गया। पहली अवधि में यह अधिगमकर्ता की प्रवृत्ति के बारे में सोच साहचर्यवादी दृष्टि से प्रभावित रही है, जबकि दूसरी अवधि में यह गेस्टाल्टवादी एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोणों से। बाद में आगे चलकर यह अवधारणा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं समूह गत्यात्मकता की विचारधारा से ओतप्रोत भी रही है। अधिगमकर्ता के रूप में बालक को एक सामाजिक जीव माना गया है तथा अधिगम की अंतर्वैयक्तिक कार्यों एवं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप घटित व्यवहार के रूप में लिया गया है।
जिसमें कक्षा गृह का प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे के लिए उद्दीपक की भूमिका में लिया गया। समूह परिवेश से संबंधित अवधारणाओं तथा लुईन एवं उनके सहयोगियों द्वारा 1930 के दशक में किए गए अध्ययनों, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध की विचारधाराओं से संबंधित मुद्दों से बल मिला, उनका कक्षा गृह पर पड़े प्रभाव के बारे में कुछ कहना अतिशय प्रतीत होता है। असंख्य अभिलेखों, पाठ्यपुस्तकों एवं कार्यक्रमों में यह विचार एवं शोध परिणाम कक्षागृह की परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त हुए तथा इसके चलते शैक्षिक शब्दावली में सत्तापरक, तांत्रिक एवं स्वच्छंदतावादी धारणाएं एवं शब्दावली वांछनीय तथा अवांछनीय रूप से एक अविच्छिन्न अंग बन गए। अधिगम प्रयोगशालाओं में प्रयोगकर्ता पूर्व में प्रायः असंदर्भित अंतर्वैयक्तिक संशक्ति तथा लघु समूहगत प्रक्रियाओं के प्रति तथा कक्षा में शिक्षक समाजमिति संरचना एवं समूह गत्यात्मकता के प्रति आकर्षित हुए। कहने को होगा कि समकालीन परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में आदर्श कक्षा गृह की छवि के बारे में परिवर्तन हुए। यदि अधिगमकर्ता प्रथमतः एक सामाजिक जीव है तो उसकी शिक्षा का प्रयोजन मुख्य रूप से सामाजिक होना चाहिए। इस प्रकार यदि अधिगम एक सामाजिक या समूहगत प्रक्रिया है तो वृत्तीय या समूह केंद्रित कक्षागृह का स्वरूप, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने होता है, जैसा कि पहले विद्यार्थी को बाध्य होकर शिक्षक के सामने होना पड़ता था, अत्यंत स्वाभाविक एवं व्यवहारिक ही नहीं प्रतीत होता, अपितु अधिगम परिवेश की दृष्टि से आवश्यक भी है। कालक्रमेण कक्षागृह की इस प्रकार की छवि लोकप्रिय भी बन पाई है। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे के बारे में प्रथम दृष्टि किस अधिगमकर्ता के रूप में थी? ऑप्शन देखिए, वैयक्तिक, सामाजिक, मानवीय, सहचर्य। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बच्चे के बारे में प्रथम दृष्टि सहचर्य अधिगमकर्ता के रूप में थी। सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से अधिगम का घटित होना निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? प्रत्येक व्यक्ति उद्दीपक के रूप में क्रियाशील होता है। प्रतिक्रियात्मक उपाय, एक गैर प्रतिस्पर्धी वातावरण, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रत्येक व्यक्ति उद्दीपक के रूप में क्रियाशील होता है। व्याख्या देखिए, सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से अधिगम प्रत्येक व्यक्ति उद्दीपक के रूप में क्रियाशीलता द्वारा घटित होता है। कक्षा का समूह वातावरण किसके द्वारा प्रबलित होता है? सामाजिक मामले, वैचारिक मामले, अंतर्वैयक्तिक मामले या फिर व्यक्तिगत मामले। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वैचारिक मामले। कक्षा का समूह वातावरण वैचारिक मामले द्वारा प्रबलित होता है। अधिगम प्रयोगशाला में ध्यान केंद्र अंतरित हुआ। पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन की ओर, शैक्षणिक शब्द ज्ञान के सृजन की ओर, प्रक्रिया के लोकतंत्रीकरण की ओर, समूह की गतिशीलता का अवबोध कराने की ओर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समूह की गतिशीलता का अवबोध कराने की ओर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न पत्र का भी लास्ट क्वेश्चन। गद्यांश के लेखक का मत इसके पक्ष में है। ऊर्ध्वाधर अधिगम, प्रयोगशाला अधिगम, वृत्तीय अधिगम, अध्यापक केंद्रित अधिगम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गद्यांश के लेखक का मत वृत्तीय अधिगम के पास में है। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएं कि नहीं करवाएं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।
आगे आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।